फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। फ्रेंड्स, हमने क्लास 10th साइंस का फिजिक्स का चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। आज हम उस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ होता है जिसमें बेसिकली सेल या बैटरी, एक प्लग की, कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग कंपोनेंट्स और अमीटर होना कंपलसरी होता है। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ है जो कंसिस्ट करता है सेल और बैटरी, प्लग की, अमीटर, कनेक्टिंग वायर्स एंड कनेक्टिंग कंपोनेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। देखिए, मैंने बोला था जब भी एग्जाम में हम क्वेश्चंस करते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर आता है किसी भी मेजरमेंट की करंट को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर को हमारे पास क्या है, करंट है, क्लियर। तो उसकी यूनिट क्या होती है, दैट इज एम्पेयर। हम ए से डिनोट करते हैं उसको। अब इसे हम यहाँ पर को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, करंट के फॉर्मूले को रिमाइंड कर लेते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इट मीन्स चार्ज अपॉन टाइम। तो मैंने क्या कहा था, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबके आगे 1 1 लगा लेंगे। ये हमने 1 1 लगा दिया, क्लियर। अब हम कहेंगे 1 एम्पेयर। देखिए यहाँ पर को मैंने I लिखा है, I मतलब करंट, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। तो हम जनरली सब क्या कर लेंगे, सबकी यूनिट के साथ 1 लगा लेंगे। यानी 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कोलम अपॉन 1 सेकेंड, क्लियर। तो फिर हम बोलेंगे इफ 1 कोलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, यानी कि किसी कंडक्टर से जब 1 कोलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है तब हम क्या कहते हैं, करंट कितनी होगी, 1 एम्पेयर करंट होगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कोलम ऑफ चार्ज। यानी कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जितने 1 कोलम ऑफ चार्ज में हो गए। यानी कि हमारे पास चार्ज कितना है, दैट इज 1 कोलम, क्लियर। अब देखिए, एक जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, जो उसमें चार्ज होता है, एक चार्ज वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर मैं चार्ज कहूँ तो क्यू चार्ज इक्वल्स टू एन ई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है, चार्ज की वैल्यू दी गई है 1 कोलम इक्वल्स टू एन ई। ई क्या होगा हमारे पर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, क्लियर। कोलम हो गया यहाँ पर को। अब हमने एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि 1 कोलम चार्ज की अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। देखिए, मैं 1.6 को क्या करती हूँ, यहाँ से पॉइंट हटाती हूँ, ऊपर 0 लगा दिया। अब मैं 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा वो, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 16। अब 16 से हम 10 को तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, 10⁻19 से एक 0 हटा करके वो 10 में लगा देती हूँ। यानी फाइनली हमारा बन जाएगा 100 इंटू 10⁻18 अपॉन 16। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.2 इंटू 10⁻18। ठीक, यहाँ पर देखिए यूनिट कुछ नहीं आएगी क्योंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, सॉरी यस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी यूनिट नहीं होगी। एक चीज फिर भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। अब Q का चार्ज सॉरी यूनिट क्या थी, कोलम थी, और इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या थी, कोलम थी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की यूनिट। जब देखिए कोलम को कोलम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोई भी यूनिटी बचेगी, यानी 0 यूनिट, यानी कोई यूनिटी। इसलिए यहाँ पर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट कुछ भी नहीं है, क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। यानी कि उस डिवाइस का नाम बताइए जो किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर उसने कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। देखिए मेजर करने के लिए तो हमारे पास होता है वोल्ट मीटर, जिसमें हम पता करते हैं कि सर्किट पे कितनी पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है, यानी कि सर्किट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, यानी कि चेंज करते रहना है पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके लिए क्या यूज होता है, सेल, या तो फिर सेल या तो फिर बैटरी। तो सेल और बैटरी इसका आंसर होगा। हम बैटरी इसलिए कह रहे हैं दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। यानी कि इसका क्या मतलब है कि एक कंडक्टर में के अक्रॉस 2 पॉइंट में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम क्या कहते हैं, हम अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन क्या बोलूंगी मैं, वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू, यानी कि एक चार्ज को फ्लो करने में जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दैट इज वर्क डन। क्लियर। इसी का हम यहां पर से हम एक डिराइव करते हैं फॉर्मूला, मैंने कहा W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। क्लियर। अब मैं मुझे यहाँ क्या निकालना है, 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं क्या कर दूंगी W अपॉन क्यू इक्वल्स टू V। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने क्या कहा, 1 वोल्ट दैट इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमें अब क्या डिफाइन करना है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को डिफाइन करना है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबकी हम यूनिट्स लिख लेंगे, यानी वर्क की क्या होती है दैट इज जूल, अपॉन मैंने कहा था चार्ज की क्या होती है दैट इज कोलाम, इक्वल्स टू V। अब सबके आगे 1 लगा देंगे, ये हमने 1 लगा दिया। क्लियर। अब हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो हम कहेंगे 1 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव 1 कोलाम ऑफ चार्ज, यानी कि जब वो 1 कोलाम चार्ज को मूव कराया जाता है तो 1 जूल ऑफ वर्क लगता है, इसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। यानी कि तब 2 पॉइंट के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज 1 वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कोलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, यानी कि अगर हम जो हमारे पास बैटरी है उसको कनेक्ट करते हैं और हमने हर एक कोलाम चार्ज को पास करना है तो हमें कितनी एनर्जी लगेगी। देखिए हमेशा याद करना, जितना भी हम वर्क करते हैं दैट इज इक्वल टू एनर्जी, यानी कि हम जितना वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी यूज होगी। तो जो वर्क का फॉर्मूला है वो एनर्जी के लिए यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू V इंटू क्यू, या फिर हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब यहाँ पर को हमें कितना चार्ज फ्लो करना है, 1 कोलाम चार्ज, और वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया दैट इज 6 वोल्ट, तो 6 इंटू चार्ज हो गया 1 दैट इज 6, कितना हो जाएगा जूल। देखिए वर्क भी जूल में होता है और एनर्जी भी जूल में, क्यों, मैंने बताया कि किसी भी वर्क डन को करने में एनर्जी जितनी लगती है वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर। आगे चल लेते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर को कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन आपके यहाँ पर कोई एग्जाम्पल्स सॉल्व है तो आप उनको सॉल्व करके एक बार ट्राई कीजिएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए याद करते हैं, हमने रेजिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस किस फैक्टर्स में रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहला तो L है, L दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं इसको जो ये तो डिराइव्ड फॉर्मूला, अगर मैं इसको दिखाऊं तो लिखा था मैंने R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, दैट मीन्स द लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या बताया था, अगर सपोज मान लें दैट इज द कंडक्टर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, यानी कि जिससे वो चार्ज पास हो रहा है। क्लियर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेसिप्रोकल होगा, कौन होगा, रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है एरिया ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, और दो फैक्टर्स और थे, दैट इज द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर, कि किस मटीरियल का है, वो मेटल है, अलॉय है, इस पर डिपेंड करेगा। एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, उसका टेम्परेचर कितना है, मैंने बताया था ना कि टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट करता है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वो रेजिस्टेंस वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटीरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्लियर। वो कह रहा है कि एक सेम मटीरियल का वायर है, सपोज मैं मान लेती हूँ कि कोई भी मैग्नीन का वायर है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए आप, मैग्नीन का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, कोई भी, इसमें ये मटेरियल यानी कि इसके दो वायर है, एक वायर ऐसा है जो मोटा है यानी कि थिक, ठीक, और एक वायर है और दूसरा वायर है जो थिन है, और दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, ठीक, दोनों की लेंथ सेम है। अब वो पूछ रहा है कि दोनों को सेम सोर्स से कनेक्ट कर देता है, इट मीन्स मान लीजिए दोनों को 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, तो वो कह रहा है कि बताइए किसमें से इजीली करंट फ्लो होगी।
अब क्लियरली फिर से आ जाते हैं हम वहां पर को फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। बात आ रही है यहाँ पर को थिकनेस, दैट इज द एरिया, क्योंकि जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ही ज्यादा एरिया होगा, और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इट मीन्स जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और उतना कम रेजिस्टेंस होगा तो उतनी इजीली करंट फ्लो करेगी, क्योंकि करंट को रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टेंस, और जो जितना ज़्यादा रेसिस्ट करेगा उसमें उतनी कम करंट फ्लो होगी। पर हमने यहाँ क्या कर रहे हैं, देखा है कि जो एरिया है वो ज़्यादा है थिक वायर का, यानी कि जो मोटा वायर है उसका एरिया क्या है, ज़्यादा है कंपैरिजन टू थिन वायर के। तो थिन वायर में एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम कहते हैं डिनोमिनेटर में जो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जो आंसर होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा। अब बात कर लेते हैं थिन वायर की। थिन वायर का एरिया कम, एरिया क्या है, लेस है, क्लियर। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो करंट लो फ्लो होगी, यानी कि कम करंट इजीली फ्लो नहीं होगी। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि थिक वायर है, थिक वायर का एरिया क्या होगा, हाई होगा, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, और रेजिस्टेंस अगर लो होगा तो करंट इजीली फ्लो होगी, यानी इसका आंसर क्या हो गया, थिक वायर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? इसका मतलब सपोज हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उसका रेजिस्टेंस सेम रहता है, दैट इज R। हम उस रेजिस्टेंस को क्या कह देते हैं, R रेजिस्टेंस कह देते हैं, ठीक। ये कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हम ऐसा मान लेते हैं, सपोज हम पहले लिखते हैं, बात यहाँ पर किसकी चल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की चल रही है, ठीक, और रेजिस्टेंस की चल रही है, और हमें क्या पता करना है, करंट। तो हमें पता है कि एक रिलेशन होता है हमारे पास ओम्स लॉ से, क्या होता है, दैट इज V इक्वल्स टू IR, क्लियर। अब वो कह रहा है कि सपोज हम रेजिस्टेंस सेम रखते हैं, दैट इज R रेजिस्टेंस सेम रखा। अब हमने क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को जो अक्रॉस टू एंड्स है उसको हमने डिक्रीज कर दिया, कितना डिक्रीज कर दिया, 1/2, यानी कि जितना पहले था, सपोज पहले कितना था पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V, अब हमने उसको बना दिया हाफ, यानी कि V/2। तो वो कह रहा है कि करंट में क्या चेंज आएगा, यानी करंट उस कंडक्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो होगी। तो मैंने कहा ओम्स लॉ, पहले वाले फॉर्मूले में देख लेते हैं, V इक्वल्स टू IR, क्लियर। रेजिस्टेंस सेम रखना है, मैं यहाँ पर को इसको ले लेती हूँ V और करंट को ले लेती हूँ I1, क्योंकि करंट में चेंज देख रहे हैं हम, क्लियर। अब हमारी वोल्टेज हाफ होगी, दैट इज V/2, करंट हमने निकालनी है I2 और रेजिस्टेंस R सेम रहा, क्लियर। अब मैं यहाँ पर से करूँगी V/2 इक्वल्स टू, मैंने कहा V/2 इक्वल्स टू I2 इंटू R। अब I2 निकालते हैं तो I2 इक्वल्स टू V/2 इंटू R, दैट इज 1/2 इंटू V/R क्या होता है, क्या निकाला था हमने, देखिए पहले निकाला था V इक्वल्स टू IR लिखा था, I1 R लिखा था, अगर मैं I1 निकाल तो V/R, और यहाँ पर को V/R जो है वो कितना हो गया, दैट इज I1, यानी कि करंट क्या हो गई, पहली वाली करंट की क्या हो गई, 1/2 हो गई, यानी कि वोल्टेज जब हाफ हुआ तो करंट भी हाफ हो गई, क्लियर। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन प्योर मेटल। वो कह रहा है कि जो कॉइल्स होती है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, जो हाई वोल्टेज अप्लायंसेज होते हैं जिनमें हाई वोल्टेज लगती है, वो एलॉय की क्यों बनी होती है, प्योर मेटल की क्यों नहीं बनी होती। देखिए क्या होता है ना कि जो एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक। और हमने क्या पढ़ा था, हीट वाले में क्या पढ़ा था हमने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा था कि जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी हीटिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। देखिए हमें इलेक्ट्रिक टोस्टर और आयरन पर किसकी ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है हीट की, और हीट को अगर हम कंपेयर करें तो हमें हीट ज़्यादा चाहिए, और ऐसे अप्लायंसेस चाहिए हमें, यानी कि ऐसे मटीरियल्स चाहिए जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। तो एलॉयज ऐसे सबस्टेंसेज हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। दूसरा, इनका हाई टेम्परेचर होता है, यानी कि प्योर मेटल के कंपैरिजन का टेम्परेचर हाई होता है, और हमने कहा था हीट जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। देन नेक्स्ट इज डू नॉट ऑक्सीडाइज। देखिए ऑक्सीडाइज होकर के कोई भी मेटल जो है वो खराब हो सकता है, इट मीन्स वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, लेकिन जो एलॉयज होते हैं वो बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि एलॉयज होते हैं वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, यानी कि 3-4 मेटल्स की प्रॉपर्टी उनमें एक साथ होती है और वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज द टेबल 12
12.2 टू आंसर द फॉलोइंग। पहले हम टेबल देख लेते हैं 12.2। यहाँ पर कोई एक टेबल दी गई है ऊपर 12.2, ये है 12.2 टेबल। इस टेबल को हमें देखना है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी की ये टेबल ओपन कर लीजिए और उसके बाद मैं क्वेश्चंस दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन ये है, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज द बेटर कंडक्टर। आयरन एंड मरकरी में कौन बेटर कंडक्टर है। अब कंडक्टर कौन बेटर होगा, जिसका रेजिस्टिविटी कम होगी, यानी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम इस टेबल में देखते हैं कि किसका रेजिस्टेंस कम है, आयरन या मरकरी का। क्लियर। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आयरन ढूंढते हैं हम। आयरन कहाँ पर को है, ये है आयरन। क्लियर। इसकी रेजिस्टिविटी है 10 × 10⁻⁻8। और दूसरा हमारा क्या था, मरकरी, दैट इज मरकरी यहाँ पर को है, ये हो गया 94 × 10⁻⁻8। यानी कि किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, मरकरी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। क्लियर। मरकरी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसका कंडक्टेंस यानी कि ये गुड कंडक्टर नहीं होगा। मैंने कहा जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है वो अच्छा कंडक्टर नहीं होता, दैट इज़ बैड कंडक्टर। कैसे, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है करंट को फ्लो कराने के लिए परमिशन देना। क्लियर। और रेजिस्टेंस क्या होता है, उस करंट के फ्लो को अपोज करना। तो अगर कोई अपोज करेगा तो फ्लो करने की परमिशन देगा, नहीं देगा। इट मीन्स जो हमारे मरकरी है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, इट मीन्स रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसमें करंट इजीली फ्लो नहीं होगी, तो वो गुड कंडक्टर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आयरन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी का। विच मटीरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। कौन सा मटीरियल बेस्ट कंडक्टर है। हमें वो मटीरियल देखना है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसकी उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है। इस टेबल में आप कंडक्टर्स जो यहाँ पर वो लिखे हुए हैं इनमें देख लीजिएगा कि किसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी उसका वो कंडक्टर गुड कंडक्टर होगा। मैं यहाँ पर को सब नहीं देख रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और मुझे आगे भी क्वेश्चंस कराने हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। क्लियर। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर है, ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। देखिए आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर को कहा है कि सिमेट्रिक डायग्राम बनाइए सर्किट का जिसमें कंसिस्ट होगी बैटरी ऑफ 3 सेल्स, यानी कि उसमें क्या है 3 सेल है इस तरीके की, 1 सेल 2 सेल और 3 सेल। और हर एक सेल की जो वैल्यू है यानी कि जो उसमें वोल्टेज है, जो पावर है वो कितनी है 2 वोल्ट है, यानी कि 2 2 2 यानी टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट की ये बैटरी हो गई। क्लियर। सिमेट्रिक डायग्राम बनाना, सिमेट्रिक डायग्राम मतलब कि रफ डायग्राम बनाना है। ठीक। इसके बाद 5 ओम का रजिस्टर लगाना है, 8 ओम का रजिस्टर लगाना है, 12 ओम का रजिस्टर लगाना है, फिर एक प्लग की लगानी है और इनको सबको कनेक्ट करना है सीरीज में। तो देखिए हम कैसे करेंगे। ये हमारे पास एक हो गया रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर एंड ये तीसरा रजिस्टर। क्लियर। यहाँ से हमने एक बैटरी लगाई जिसमें कितनी सेल्स है 3 सेल्स हैं। क्लियर। एक हमने लगाना है यहाँ पर को प्लग की, दैट इज प्लग की, और इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। क्लियर। अब हमें कितने कितने ओम की दिखानी है, दैट इज 5 ओम, ठीक, दैट इज 8 ओम एंड दैट इज 12 ओम। क्लियर। और यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया। दैट इज सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ दिस सर्किट। जो सर्किट हमसे कहा गया है इसमें देखिए तीनों सीरीज में। मैंने आपको बताया था कि आप कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पता करेंगे। ठीक हो क्या, कैसे पता करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैंने सीरीज और पैरेलल में 2 अलग अलग वीडियोज बनाई है, आप उनको देख के अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड आउट द सर्किट इन क्वेश्चन 1। अभी जो हमने क्वेश्चन 1 में जो सर्किट बनाया था उसको रीड्रॉ करना है और एक एमीटर लगाना है करंट को मेजर करने के लिए थ्रू द रजिस्टर्स के थ्रू, और एक वोल्टमीटर लगाना है 12 ओम रजिस्टर पे। अब देखिए हमने क्या करा था, हमने बनाई थी एक ये बनाया था हमने 5 ओम का, दैट इज 8 ओम एंड दैट इज 12 ओम। अब इसमें क्या करना है, ये हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पर से करंट के लिए लगा दी कि एक अमीटर भी लगाना है अभी इस बार। और ये जो 12 ओम का था ना, 12 ओम का रजिस्टर था, इसमें हमने क्या लगाना है, एक वोल्ट मीटर लगाना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है हमें ये देखनी है, लगा देंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन अमीटर एंड द वोल्ट मीटर।
ठीक, यानी कि 12 ओम रजिस्टर हमने लगा रखा है, इसमें कितनी अमीटर रीडिंग है, कितनी वोल्ट मीटर रीडिंग है। अमीटर रीडिंग के लिए क्या निकालेंगे, दैट इज करंट, और वोल्ट मीटर के लिए हम क्या निकालेंगे, दैट इज वोल्टेज। क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना। तो देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, कितना रेजिस्टेंस है हमारे पास, दैट इज 12 ओम। क्लियर, अब हमने निकालना है करंट। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है हर एक रजिस्टर में, यानी कि हम यहाँ पर पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हमें पता है कि वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है टोटल वोल्टेज सर्किट पे जा रही है, तो 6 वोल्टेज के साथ हम करंट निकाल लेंगे। तो देखिए पहले मैं निकालती हूँ टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या क्या होगा, देखिए था 5 + 8 + 12। याद कीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंसेस को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद हमारा कितना आया यहाँ पर को, दैट इज 25। क्लियर, और हमारे पास वोल्टेज कितनी है, दैट इज 6 वोल्ट। तो हम क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट हमारे क्या होती है, I = V/R, ये मैं ओम्स लॉ से लेके आई हूँ। क्लियर, वोल्टेज है 6 अपॉन रेजिस्टेंस है दैट इज 25, यानी कि आंसर हो गया 0.24 एम्पियर करंट। यानी कि हर एक रजिस्टर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 0.24 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। यानी कि 5 ओम रजिस्टर हो, चाहे 8 ओम रजिस्टर हो, चाहे 12 ओम रजिस्टर हो, तीनों से कितनी करंट फ्लो होगी, दैट इज 0.24 एम्पियर। और ये क्या होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होती है। क्लियर, अब हमने मेजर करना है, जो हमने 12 ओम के साथ जो बैटरी लगाई हुई है, सॉरी जो वोल्ट मीटर लगाया है, उसमें जो रीडिंग है हमें वो कैलकुलेट करनी है। क्लियर, 12 ओम। अब बात ध्यान रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन करंट सेम होती है। अब देखिए हमने क्या कहा, हमारे पास यहाँ पर को क्या है, रजिस्टर है, रजिस्टर की वैल्यू हमें दी गई है दैट इज 12 ओम। क्लियर, और करंट हमें पता है दैट इज 0.24 एम्पियर जो हमने करंट निकाली। अब ओम्स लॉ से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से हम वोल्टेज निकालेंगे, दैट इज V = IR। V निकालना है हमने। क्लियर, I हमारी करंट है 0.24 और रेजिस्टेंस हमारा 12 है, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 2.88 वोल्ट। क्लियर हो गया। देखिए जब आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि रजिस्टर्स सीरीज में है कि पैरेलल में, पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, और फिर ये बात ध्यान रखनी है कि सीरीज है तो क्या चीज़ सेम होगी, क्या डिफरेंट होगी, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अभी जब मैं आपको इस NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें ये दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है। ओके।